अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम गोरखपुर के ऊपर बुलडोज़र का रुख कर देंगे। तो अगर बुलडोज़र चलाने का इतना ही शौक है, अखिलेश हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे ये जो इंडी गठबंधन हो, तो ये सबसे अच्छा मौका है बुलडोज़र को चलाने का। ARG कॉलेज के ऊपर बुलडोज़र चलाइए, उसको धराशायी करिए। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया में। यूपी की गर्म सियासत के बीच में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे को तंज मारना जो है बंद ही नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि 2027 के बाद बुलडोज़र जो है गोरखपुर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वहीं योगी जी कहते हैं कि बुलडोज़र चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है, जिगरा चाहिए बुलडोज़र चलाने के लिए। लोग इस पे क्या अपनी राय रखते हैं, उसी पे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम पांडे है। कैसे देखते हैं योगी जी के बुलडोज़र सिर्फ जिगर वाले लोग चला सकते हैं? देखिए मैम, हाँ, जिगर वाले ही चला सकते हैं। ये बात योगी जी ने एकदम सही कहा था, क्योंकि बुलडोज़र वही चलाता है जो माफियाओं, भूमाफियाओं, अपराधियों, बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। समाजवादी पार्टी के लोग बलात्कारियों, अपराधियों, भूमाफियाओं के साथ खड़े होते हैं। अखिलेश यादव का 2012 से 17 का जो कार्यकाल रहा है, अवैध कब्जा, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो है उत्तर प्रदेश में काफ़ी आगे बढ़ के जो है सरकार के साथ मिल के जो है भूमि हड़पना, वो माफियागिरी करना, कत्ल बलवे करना, रंगदारी वसूलना चरम पे था इनका। तो गुंडागर्दी पूरी चरम पे थी, और शाम को जो है महिलाएं जो है सुरक्षित बाहर नहीं निकल सकती थी, ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज योगी राज में एक आम आदमी, महिला, कोई भी हो, आज अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये योगी जी के जो सख्त फैसले उन्होंने लिए, जो बुलडोज़र कार्रवाई किया, जो लोगों पे एक दहशत कायम किया अपराधियों पे। आज क्या अपराधी क्या है, ठेला लगा के सब्जी बेच रहे हैं। दहशत कायम किया है बुलडोज़र, एकदम दहशत कायम किया है, और होनी भी चाहिए। सुनिए, दहशत जो है आम आदमी में नहीं, दहशत अपराधियों में होनी चाहिए, बलात्कारियों में होनी चाहिए, देशद्रोहियों में होनी चाहिए। ये तो होना ही चाहिए। ये कहाँ से गलत है? मैं कह रहा हूँ ये तो पूरे भारत में बुलडोज़र चलना चाहिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे भारत में बुलडोज़र चलना चाहिए। आप मानते हैं भैया दहशत फैला के तानाशाही की तरफ रुख किया है योगी जी ने? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि बुलडोज़र की दहशत है या तानाशाही है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बुलडोज़र हर चीज़ का एक दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। मौका मिलेगा तो किसी को भी कोई भी बुलडोज़र चलाएगा। बुलडोज़र सिर्फ यूपी में नहीं चलता, MP में भी चलता है, असम में भी चलते देखा गया। और आने वाले समय में अगर यूपी में सत्ता परिवर्तन होता है तो अखिलेश भी बुलडोज़र चलाएं, चाहे वो सदुपयोग में लगाएं या दुरुपयोग में लगाएं। धमकी देंगे कि गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे? वो तो देखो जी, राजनीति है। जब ये लालू यादव की बेटी मोदी जी को जब सीधी सीधी धमकियां दे सकती है, तो जैसे बुलडोज़र की बात करिए तो राजनीति उठा पटक ये सब करते रहते हैं, ऊट पटांग बयान, उल्टे साधी चीज़ें बोलने अनुकूल, तो राजनीति का इनका एक हिस्सा है। इनका तो ना सिर होता है ना पैर होता है, जहाँ मन करता है, जैसे मन करता है वो बोल देते हैं। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोज़र गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे? क्यों बोला ऐसा अखिलेश यादव ने? मैं इसके पीछे का तर्क बताऊंगा पूरे तरीके से। योगी जी जो है, जो भूमाफियाओं, अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी उसका सपोर्ट करती है। अच्छा। तो आज जो है बुलडोज़र कर रहे हैं, गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, तो उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं। वो अपराधियों का, जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, उनका हौसला अफजाई का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। और रही बात, देखिए इनका ख्याली पुलाव है। अखिलेश यादव कभी सत्ता में नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश में उनका 2012 से लेकर 17 तक का कार्यकाल अंतिम कार्यकाल था, क्योंकि जनता समझ चुकी है वो जंगल राज नहीं लाना चाहती। आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है, समाजवादी पार्टी आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जब जहाँ सुरक्षित कानून का राज नहीं होता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहेगा? वहाँ पे ज़मीन ही नहीं मिलेगी तो टेंडर कहाँ से आएगा? नए नए इन्वेस्टमेंट कहाँ से होंगे? तो देखिए, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आज तरक्की कर रहा है, पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि यदि बुलडोज़र के ऊपर इतना ही भरोसा है तो अलग से पार्टी बना लीजिए, बुलडोज़र अपना चुनाव चिन्ह रख लीजिए। वैसे जिस तरीके से आज योगी जी काम कर रहे हैं, ना के बराबर ही तो हैं बीजेपी में। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं बुलडोज़र की अलग पार्टी बना दीजिए, तो बुलडोज़र देखिए एक सरकारी कार्रवाई का एक हिस्सा है। ये लोगों को जो है मतलब गलत जो काम कर रहे हैं, हाँ। उनके खिलाफ एक सजा का प्रावधान है। अयोध्या वाले वो लोग कौन सा गलत काम कर रहे थे? कौन से अयोध्या वाले? अयोध्या में जो आम लोगों के घर पे बुलडोज़र चला है। देखिए, जो बुलडोज़र आम लोगों के घर पे कभी नहीं चला है, बुलडोज़र उनके घर पे चलता है जिन्होंने अवैध कब्जा करके अपना निर्माण किया हुआ है। और सुनिए, उसके बाद भी सरकार उनको पर्याप्त मुआवजा देती है। अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय महत्व के चीज़ होंगे, राष्ट्रीय महत्व के निर्माण कार्य होंगे, तो अगर देखिए बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं तो उसमें किसानों की ज़मीन आती है। तो इसका मतलब क्या कि भारत में हाईवे का निर्माण ही ना हो, तो उनको पर्याप्त पैसा दिया जाता है, सर्किल रेट से 2-3 गुना पैसा उनको दिया जाता है। तो क्या भारत सरकार को अगर तरक्की के रास्ते पर बढ़ना है तो क्या हमें जो भूमि अधिग्रहण नहीं
नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो उसके एवज में क्या सरकार करती है? सरकार अलग से पैसा देती है, सर्किल रेट से 2-3 गुना पैसा देती है। आप देखिए जितने हाईवे की ज़मीनें जाती हैं, लोग पैसा पाके खुश हो जाते हैं, उनको मार्केट रेट से ज़्यादा पैसा मिलता है, उतना पैसा वो कभी नहीं, वो अपना अलग तरीके से बच सकते हैं, अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो भूमि अधिग्रहण तो होगा ही ना। और रही बात बुलडोजर चलाने की, तो जिन पे भी चला, अगर उनका अवैध कब्जा नहीं रहा है तो उनको मुआवजा मिला है, ठीक ठाक मुआवजा मिला है, जो संतुष्ट हो सके वो। ये तो पॉलिटिक्स है। अयोध्या में अगर मुआवजा प्रॉपर मिला होता तो अयोध्या में सांसद बीजेपी का धारता नहीं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इलेक्शन के बाद ये सुनने में और देखने में आया है कि अयोध्या में लोगों को प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश था और यही वजह है कि बीजेपी उस अयोध्या में अपनी लोकसभा सीट हार गई। करना चाहूँगा एक चीज़, जो अयोध्या की जो पहली बात तो ये लोकसभा सीट फैजाबाद सीट थी, लेकिन जो अयोध्या की विधानसभा सीट थी वहाँ पे बीजेपी ने मार्जिन हासिल किया था। बीजेपी को वहाँ पे 1,05,000 वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 98,000 वोट मिले थे। तो रही बात अयोध्या में तो बीजेपी जीत गई, लेकिन रही 4 सीटें जो बची उसमें बीजेपी हारी है। और रही बात ये जो मुआवजा की बात कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संविधान खतरे में है, और ये जो फैलाया था ना कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, ये सब ऐसे जो है इन्होंने एजेंडा फैलाया, जनता को गुमराह किया, और इस गुमराह करने के चक्कर में जनता भटक गई। अब उन्हें अपने भूल का पश्चाताप हो रहा है। अब देखिएगा आने वाले उपचुनावों में और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में, आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। और ये जो भू माफियाओं का सपोर्ट करने वाले, आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले लोगों का मुंह काला होगा, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी जैसे लोग हों। ये कह रहे हैं कि भाजपा वापसी करेगी, पर अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा में योगी जी का होना ना के बराबर ही है। देखो भाजपा कहाँ वापसी करेगी? विधानसभा चुनाव में विधानसभा में देखो तो योगी जी की सरकार चल रही है यूपी के अंदर। लोकसभा में भी हालांकि पिछले के मुकाबले कम सीटें मिली है, और अखिलेश क्यों ना बोले, अखिलेश ने पिछली बार से बढ़ोतरी करी है, 30-32 सीटें लेकर आना लोकसभा के अंदर। अगर वो कहता है कि आने वाले समय में विधानसभा में मुख्यमंत्री हम बनेंगे, हमारी सरकार होगी, तो इसमें गलत क्या कहता है? और अगर योगी सरकार को ये घमंड है कि वो अपनी सरकार बना पाएंगे बिना किसी कुछ करे, तो अखिलेश के पिछले लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन को देख के उनको काम करना चाहिए। किसी भ्रम में रह के ये बात नहीं होनी चाहिए कि पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ है। काम हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि एक विधायक, एक सांसद अपने इस क्षेत्र से नाता तोड़ लेगा। स्मृति ईरानी का हारने की क्या वजह है? पिछली बार जब हारी तो वो बार बार लौट के साल में 3 चक्कर 4 चक्कर अमेठी के लगा रही थी, लेकिन जब जीत गई तो वो साल में एक बार भी नहीं जा रही थी। क्यों नहीं जा रही थी? उसको अगर जाती, अगर साल में 2 बार 3 बार जाती और वहाँ की जनता से परिचित रहती तो वो क्यों हारती? तो अपने लोकसभा चुनाव में जो भी उसके परिणाम थे, चाहे वो खटाखट रहा हो, चाहे वो लोकसभा में ये बात उठी हो कि संविधान खतरे में है या कुछ भी बात है, लेकिन एक बीजेपी के हारने का कारण ये था कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका अपने नेताओं के साथ विश्वास नहीं रहा। जो वहाँ पे सांसद जीत कर आते हैं, विधायक जीत कर आते हैं, जीतने के बाद अपनी जनता से रूबरू नहीं करते, जनता की दुख तकलीफ़ों को नहीं देख ले, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हार का कारण था। और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी सरकार को इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए, अगर वो दोबारा अपनी मुख्यमंत्री सरकार बनते देखना चाहते हैं तो। सबका साथ सबका विकास, ये नारा देने वाली पार्टी आज जनता से क्यों अलग हो गई? नहीं, जनता से कहाँ अलग हो गई? आप चुनाव परिणामों में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बने, कृषि मंत्री, गृह मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी का बना, 240 सीटें पाके से सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। पूरा विपक्ष जो 240 क्रॉस नहीं कर पाया। तो देखिए थोड़ा बहुत असंतोष होता है किसी भी सरकार को, अगर लगातार 3 बार तीसरी बार बन रही है, थोड़ी मोड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि जिससे हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं ना, उसी से जो है हमें अपेक्षाएं रहती है। तो अगर आदमी 10 काम किया, 1 काम नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं कि फिर नाराज हो जाते हैं उससे हम, क्योंकि फिर हमें 240 आप कर रहे हैं, पर बीजेपी ने तो नारा दिया था अब की बार 400 पार। देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठने जाते हैं तो आप कभी इसलिए नहीं जाते कि मुझे 100 में से 85 लाने हैं। मैं तो एग्जाम में बैठता हूं, मैं चाहता हूं मुझे 100 में से 100 आ जाए। वो तो अलग चीज़ है कि मैंने तैयारी करी, बिना मेहनत करे बीजेपी 100 में से एग्जाम की इन्होंने बात करी। जो बच्चा पिछले 5 सालों में अगर फर्स्ट पोजीशन पा रहा है अपनी क्लास में, इवन अपने पूरे सेक्शन में, अपने पूरे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, और वो आगे 11th में फर्स्ट आने की बजाय सेकंड आ जाए, तो उसको सेकंड आने का ज़्यादा दुख होता है बजाय पास होने के खुशी का। अब एक बच्चा ऐसा है जो कंपार्टमेंट होके हर साल प्रमोशन के साथ पास हो रहा है, उसके अगर वो 33 से के बजाय 40 नंबर ले आता है तो उसकी खुशी जो है वो ज़्यादा होती है बजाय उसकी जो फर्स्ट आने की बजाय सेकंड आ गया।
उसके दुख से ज़्यादा होती है। तो कांग्रेस ने जो अभी बढ़ोतरी करी, प्रमोशन पाई, जो अभी कंपार्टमेंट थी और प्रमोशन होके पास हो रहा था 99 पर पहुंचा, तो उसको खुशी है। लेकिन बीजेपी को सोचना चाहिए कि हम 302 सीटों से 240 सीटों पर क्यों सिमट गए। आकलन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर अगर आप आते रहे पिछले कई सालों से, अब सेकंड पर आ गए तो आकलन बनता है। क्या कारण हो सकता है कि इस बार बीजेपी की बहुमत तक ना आ पाए? लापरवाही, बीजेपी की लापरवाही। आपको सत्ता मिल गई, आपको पक्ष मिल गया, आप समझ गए, जितने भी सांसद थे, जितने भी चुने हुए सांसद थे, उन्होंने सोच लिया कि एक अकेले व्यक्ति के दम पर वोट मिल जाता है, हमें क्या ज़रूरत है अपनी जनता से रूबरू होने के लिए। जो उनकी सांसद निधि होती है वो प्रॉपर खर्च नहीं हुई जनता के ऊपर। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने सांसदों की सांसद निधि वापस गई है, प्रॉपर वो अपना बजट नहीं दे पाए, हमने कहाँ पे क्या खर्चा किया, वो अपनी जनता से जाके रूबरू नहीं होते। तो बीजेपी को ये सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं सोचती है, उस पर आकलन नहीं करती है, तो अखिलेश की सरकार आने वाले समय में बनेगी ही बनेगी। अखिलेश यादव की सरकार नहीं, देखिए ये इनकी एक बात से तो मैं सहमत हूँ, रिव्यू करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप अगर उम्मीद के अनुसार आपका रिजल्ट नहीं आता तो आपको ये समीक्षा करनी चाहिए हमसे भूल कहाँ हुई। और जो अभी इन्होंने एक बात बताई कि जनप्रतिनिधियों को, तो जनप्रतिनिधि मोदी और योगी के नाम पे जीतना चाहते हैं, ये बात इनकी सही है। वो जनता से मुखातिब नहीं होते, वो अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करते, ये भी सबसे बड़ा कारण रहा हार का। ये बात मैं इनकी स्वीकार करता हूँ, ये बात सही है। और भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों से, अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए और आने वाले चुनाव में तभी उतरना चाहिए पूरी तैयारी और पूरी रणनीति के साथ, कि हमारे साथ धोखा ना हो सके। हमने 400 पार का नारा दिया और 240 पे अटक गए। तो ऐसे चीज़ें तभी होती हैं जब जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता से नहीं अटैच होगा, तो कुछ ना कुछ असंतोष की भावना तो रहेगी। ये भी एक कारण रहा, लेकिन बड़ा कारण नहीं रहा। कह रहे हैं अगर बीजेपी यही लापरवाही करती रही तो अखिलेश यादव। नहीं, ये तो सही बात है। आप कुछ भी खाते रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। आदमी कुछ भी खाता रहे, कुछ भी करता रहे, कुछ भी, अभी भीगते बरसात में जो है 2 दिन भीगता रहे, तो लापरवाही से तो कुछ भी हो सकता है। तो लापरवाही तो छोड़नी पड़ेगी ना, नहीं तो कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। सही बात है, आज वो 99 पे पहुंचे। अगर यही लापरवाहियां इनकी रही, जनता को जिसको वोट करना है, देखिए डायरेक्ट जनता प्रधानमंत्री को वोट नहीं करती, वो एक सांसद को चुनती है। वो अलग चीज़ है कि हाँ मुझे मोदी जी के लिए वोट देना है, तो लेकिन कुछ ना कुछ तो देखेगी ना, व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, हमारे सुख दुख में शामिल हो रहा है कि नहीं शामिल हो रहा है। तो देखिए ये चीज़ें जनता मैटर करती है जनता के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा इशू रहा कि ये थोड़ा सीटें कम आने का। तो मैं यही चाहूँगा कि इनको समीक्षा करनी चाहिए, और राष्ट्रीय, इन्होंने जैसा किया है समीक्षा की है, इन्होंने गलतियों से सबक लिया है। और ये जो बुलडोजर चल रहा है ये चलते रहना चाहिए, क्योंकि अपराधियों में दहशत नहीं रहेगी, देशद्रोहियों में दहशत नहीं रहेगी, तो देश बर्बाद हो जाएगा। कह रहे हैं बुलडोजर चलते रहना चाहिए, लेकिन योगी जी के बुलडोजर को लेके जो केस है कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब कहा जा रहा है कि योगी जी के बुलडोजर पे बैन लगने वाला। देखिए मैं बता दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, देखिए जो भारत में 3 चीज़ें हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसमें देखिए जो अंतिम समीक्षा करती है वो न्यायपालिका करती है। अगर सरकार कोई एक्ट बना के पारित कर दे विधानसभा से या संसद भवन से, तो पता है उसको समीक्षा करके जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वो निरस्त भी कर सकती है और लागू भी कर सकती है। लेकिन रही दूसरी बात, मैं कह रहा हूँ यही सुप्रीम कोर्ट, जब देश में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो अवैध बांग्लादेशी देश में घुस रहे हैं, रोहिंग्या घुस रहे हैं, तब तो संज्ञान नहीं लेता। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सीधे सीधे सीजीआई जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर लोकतंत्र है, मैं उठा रहा हूँ लोकतंत्र। मैं देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए सब पे सवाल उठाना चाहिए, प्रधानमंत्री पे भी उठना चाहिए, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो। संविधान से ऊपर कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा संविधान सर्वोच्च है। और सुनिए, जनता जो है, जनता सबसे सर्वोच्च है। अगर आप वोट के नज़रिए से देखें, संविधान तो सर्वोच्च है कानून के हिसाब से, लेकिन जनता जो है सुप्रीम है। तो अगर मैं कोई गलती मैं देखता हूँ, चाहे कोई भी कर सकता है। देखिए एक आदमी किसी भी पद पे बैठा हुआ, चाहे कितना भी बड़ा पद हो, वो आदमी ही होता है, और आदमी गलती का पुतला होता है। गलती किसी भी संस्थान से, किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ यही सुप्रीम कोर्ट, बहुत से ऐसे मामले हैं। अब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ जो है, डॉक्टर महिला के साथ रेप किया जाता है, और सुनिए सबूत मिटाने का प्रयास किया जाता है, और सबको पता है कि पूरे हॉस्पिटल की संलिप्तता रही वहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? उसने क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है? वो चाहे तो खुद से बहुत कार्रवाई करा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चाहे तो प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दे। तो वहाँ पे आप कहाँ गए? बुलडोजर अपराधियों के ऊपर चल रहा है, तो आपके अंदर जो है दया का भाव जाग रहा है। आप वामपंथी मानसिकता के साथ क्यों जाते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट? 3 बजे जब अदालत खुलती आतंकवादियों के लिए, आप अदालत खोल देते हैं, लेकिन जब जन समस्याओं के मामले होते हैं तो आप छुट्टी पर चले जाते हैं। जून में छुट्टियाँ मन रही है।
अरे ठीक है, छुट्टी मना रहे हैं, लेकिन जब देश की समस्याओं की बात हो, जब देश में कुछ चल रहा हो, आपातकाल का दौर चल रहा हो, जब देश में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पे आपको फैसले देने ही चाहिए, तो आप क्यों छुट्टी पे जाते हैं? देखिए, ये जजों से भी मेरी शिकायत है, चाहे वो सुप्रीम आप कोर्ट भी मानते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है? क्योंकि जब यूपी में कोई भी नया बिल पास होने की बात आती है, अभी कुछ दिन पहले नेम प्लेट वाला मामला था, उस पर रोक लगा दी, आज बुलडोजर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, पर बाकी जो मुद्दे होते हैं जहाँ अधिकतर विपक्ष होता है वहाँ सीजेआई कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। ऑब्वियसली देखिए, न्यायपालिका जो है वो कटघरे में खड़ी है, जनता के कटघरे में खड़ी हुई है। न्यायपालिका जिस तरह से दोहरा व्यक्तित्व दिखा रही है, ये हमारे को अभी देखने को मिला, ये लोकतंत्र के लिए हास्यास्पद है और दुखदायी भी है। और न्यायपालिका को एक निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए, तभी लोकतंत्र बचा रह सकता है। और कोई भी लोकतंत्र का जो देश होता है, लोकतांत्रिक देश होता है, वो संविधान से चलता है, और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं होता, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने रोल को निभाना चाहिए एक न्याय के रूप में, एक न्याय अध्यक्ष के रूप में। और जैसे कि हम देखते हैं कि हर अदालत में एक न्याय की देवी है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, उस पट्टी के बंधे होने का तात्पर्य यही है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और यहाँ पे हमारा लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारे को भेदभाव करता हुआ नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं, बच्चा आज जानता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और न्यायालय जो है हमारा विरोधाभासी है, जनता के पक्ष में नहीं है, और वो नेताओं के पक्ष में आ जाता है, वो उद्योगपतियों के पक्ष में आ जाता है, और अपराधियों के लिए रात को 2 बजे भी अदालत खुल जाती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नेताओं के कहने पर रात के 2 बजे अपने कार्यक्रम को छोड़ के नींद में उठकर भी भागकर चले आते हैं। तो ये एक हास्यास्पद है, और बीजेपी को भी सोचना चाहिए कि न्यायपालिका पर भी अंकुश रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्राइपोर्ट है, ट्राइपोर्ट में एक दूसरे को चेक इन बैलेंस होता है। अगर एक न्यायपालिका अगर कार्यपालिका पे अंकुश नहीं रखेगी, या कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर अंकुश नहीं रखेगी, तो लोकतंत्र अपना भी खतरे में आ जाएगा। बजाय किसी कांग्रेस पार्टी के या किसी दूसरी पार्टी के कहने पर कि लोकतंत्र खतरे में, ऐसा कुछ नहीं होता। और बीजेपी को इस बात से सबक लेना चाहिए कि एक आपने सुना होगा, अक्सर राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है, तो एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, पप्पू पास हो गया। तो लोकतंत्र में कहीं ना कहीं पप्पू जरूर पास हो गया है। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि पप्पू पास हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि डिक्टेशन आ जाए, टॉप आ जाए, मेरी सीट पर आ जाए, फर्स्ट आ जाए क्लास में। तो अपनी गलतियों से सबक लो, और उसके जो कारनामे हैं या उसकी जो कार्य हैं, जिन कार्यों के बल से आज वो पास हो रहा है, उनका भी आकलन करना चाहिए, और अपनी गलतियों का भी आकलन करना चाहिए, तभी सरकार बची रह सकते हैं। यदि हम न्यायपालिका की बात करें तो आरजेकर कॉलेज में जो हादसा हुआ डॉक्टर महिला के साथ में, उनके जो बलात्कारी हैं, उनका केस 21 वकील लड़ रहे हैं उनके समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में, और उसमें से सबसे टॉप पर हैं बहुत ही जाने माने सुप्रीम कोर्ट के नेता कपिल सिब्बल जी। आप बताइए, क्या शोभा देता है इतने बड़े एडवोकेट को एक बलात्कारी का समर्थन करना? देखिए, जो हमारा आईपीसी है, सीआरपीसी है, या फिर संविधान है, तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो वकील मिलने की प्रक्रिया होती है, वो चाहे व्यक्ति कितना भी अपराधी हो, उसको वकील मिलते हैं। लेकिन सुनिए, लेकिन हाँ, इसके आई वांट टू ऐड समथिंग, वकील वही मिलते हैं जिनकी फीस 30 लाख हो। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, एक सेकंड, अरे पूरी बात मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा, आदि नहीं काटते हैं बात को। मैं ये कहना चाहता था, लेकिन हाँ, 21 वकील मिल रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी जो न्याय की बात करती है, उसके जो सुप्रीम लीडर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील, ऐसे लोग जाके वकालत करते हैं, राम मंदिर के खिलाफ जो वकालत करते हैं अपनी, जाके एक बलात्कारियों के पक्ष में अपनी वकालत करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये, वकील मिलना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी न्याय की बात करती है, समता की बात करती है, वो पार्टी आतंकवादियों के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को वकील बना के भेज रही है। आप ये बताइए, क्या क्या दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का? मैं बता दूं, अगर बलात्कारियों का वकील कोई और होता तो अलग चीज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, बताइए ये सब क्या है, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चरित्र जो अपराधियों, बलात्कारियों और देशद्रोहियों के साथ खड़े होने का है, तो ये पूरी तरीके से उसका दोहरा चरित्र दिखाता है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि वकील मिलने वाली जो बात आपने कही है, वकील अपराधी को तब मिलता है जब अपराधी को अपने पास कोई वकील नहीं होता अपराधी का। तो वकील वही क्यों मिलता है भैया जिसकी फीस 30 लाख रुपए हो? मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, अपराधी को वकील तब मिलता है जब अपराधी के पास अपना वकील ना हो। आप ये कह रहे हो कि अपराधी को वकील मिला, यहाँ पे वकील नहीं मिला, इतना हायर
जो एक अपनी हायरिंग का 15-15 लाख रुपए, 20-20-30 लाख रुपए ले रहा है सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट कोर्ट में खड़े होने का, वैसा वकील कभी कोई कोर्ट किसी को नहीं देता है। ये जो 21 वकील हैं, आप कभी भी देखना किसी भी रिकॉर्ड को उठा के, अपराधी को कभी भी 21 वकील तो छोड़ो, 2 वकील नहीं मिलते, सिर्फ 1 वकील मिलता है। ये 21 वकील सारे खरीदे हुए हैं, ये देशद्रोहियों के द्वारा उस बलात्कारियों के पक्ष में खड़े किए हुए पेड वकील हैं। ये न्यायपालिका की तरफ से मिले हुए वकील नहीं है, इनको फीस जारी है और देशद्रोहियों के माध्यम से फीस। न्यायपालिका सीजेआई जो है कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? सीजीआई एक्शन क्यों लेगा? आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि रात के 2 बजे अदालत खुल जाती है। अदालत किन के कहने पे खुलती है? कपिल सिब्बल के कहने पे खुलती है, अभिषेक मनु सिद्दीकी के कहने पे खुलती है। जब यही वकील बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होंगे तो वो सीजीआई कैसे एक्शन ले सकता है? सीजीआई खुद इन वकीलों का कठपुतली है, इनके हाथों पे नाचता है। 2 बजे ये कहते हैं तो ये अदालत खोल देते हैं। तो ये अभिषेक मनु सिद्दीकी, कपिल सिब्बल अगर ये अपराधी के साथ में खड़े हैं तो आप न्याय की तो उम्मीद ही मत करो कि एक न्याय जज जो है आपको आपके पक्ष में न्याय दे देगा। ये खुद इनके जज जो है इनके कठपुतली हैं, तो न्याय मिलने की तो संभावना है ही नहीं। मैं बता दूं, इतने बड़े बड़े वकील खड़े करने के पीछे मंशा क्या है पता है? जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसका पुराना इतिहास आप उठा के देखिए, पहले भी संदिग्ध मौतें वहाँ पे हुई हैं। वहाँ पे ऐसी मौतें हैं जिनकी जांच प्रक्रिया भी नहीं पूरी हुई। उस देखिए, मैं बताना देना चाहता हूँ, उस हॉस्पिटल में मैं साफ कहना चाहता हूँ, मुझे बिना हेजिटेशन के वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ चलती हैं। चाहे वो सुनिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हो, चाहे वो अंग प्रत्यारोपण की हो, चाहे इधर उधर आप बता दें ब्लैकमेलिंग की हो, चाहे पोर्न फिल्मों की हो, इनमें से कोई ना कोई चीज़ें वहाँ पे चल रही है और बड़ा सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व। और टीएमसी का जो उनका भतीजा है, मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी का जो भतीजा अभिषेक बनर्जी, वो सीधे इसमें इन्वॉल्व है। और मैं बता दूं, नहीं तो इतना बड़ा वकील ये लोग नहीं खड़े करते। अगर वो एक बलात्कारी था, उसके साथ कोई वकील सरकारी ये लोग दे देते, लेकिन इतना बड़ा वकील खड़ा करने के पीछे इनकी मंशा क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं? बड़े बड़े वकील क्या करते हैं? मामलों को डाइवर्ट कर देते, पता भी नहीं चलता। तो क्योंकि देखिए, अगर वो कटघरे में खड़ा होगा आरोपी, तो इससे जो क्वेश्चन पूछने वाला जब मैनिपुलेट करेगा तो उनको डाइवर्ट किया जा सकेगा। तो ये पता, जो मेन मुद्दे हैं, जो हॉस्पिटल सिंडिकेट पूरी तरीके से, जो उसका चीफ है हॉस्पिटल का, वो मिला हुआ है, सारे लोग मिले हुए हैं, जो इतने बड़े पैमाने पर वहाँ गलत काम हो रहा है, तो सबको बचाने का काम किया जा रहा है। टीएमसी के बड़े बड़े नेता उसमें। सुनिए, जनता को समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी को अगर उखाड़ नहीं फेंकते हैं तो पश्चिम बंगाल में स्थितियां बद से बदतर होती जाएगी। अच्छा, अंतिम सवाल भैया, क्या आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि जनता भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ से या तो कुछ सीखो या फिर इस्तीफा दो। मैं इस चीज़ का जवाब आपको दूसरी तरह से देना चाहूँगा। आपने शुरुआत करी थी, अखिलेश भी कह रहे हैं कि हम गोरखपुर के ऊपर बुलडोज़र का रुख कर देंगे। तो अगर बुलडोज़र चलाने का इतना ही शौक़ है, अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ये जो इंडी गठबंधन हो, तो ये सबसे अच्छा मौका है बुलडोज़र को चलाने का। ARG कॉलेज के ऊपर बुलडोज़र चलाइए, उसको धराशायी करिए। और ममता बनर्जी को मौका है अपना कद ऊँचा करने का, इंडी गठबंधन में आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने का एक अच्छा मौका है। उस हॉस्पिटल को धराशायी करो और उनको जितने भी डॉक्टर्स हैं सबका इस्तीफा लो और अपना कद ऊँचा करके दिखाओ, बस।